Hello students, today I will explain you the chapter number 7 Glimpses of India. Glimpses का मतलब होता है झलक। तो इंडिया के कुछ पार्ट्स की इस चैप्टर के अंदर झलक दिखाई गई है, जैसे कि गोवा, कुर्ग एंड आसाम। इस चैप्टर में 3 अलग अलग पार्ट्स है और तीनों अलग अलग पार्ट्स अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे। First part is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. A Baker from Goa यानी गोवा के बेकर्स के बारे में बताया गया है। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. इस चैप्टर में जो पुराने समय के जो गोवा में जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो बेकर्स होते हैं, जो ब्रेड एंड बेकरी आइटम्स को जो बेक करते हैं, तो बेकर्स का अभी भी गोवा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गोवा में जो बेकर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। उनके पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू गिव अ सम ब्रीफ कि गोवा में पहले पोर्टुगीज़ की कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब कि पोर्टुगीज़ जो थे वो राज किया करते थे। उनके टाइम पे बेकर्स जो थे, बेकरी जो आइटम्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। उस टाइम की जो ब्रेड्स और जो पोर्टुगीज़ के टाइम पे जो बेकरी के आइटम्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। आज भी कुछ बेकरीज अभी भी पोर्टुगीज़ टाइम की है, जो ओल्ड टाइम पे जो मेथड यूज़ किया करते थे वो लोग, जो ब्रेड बेक करने के लिए आज भी गोवा के कुछ विलेजेस में वो अवेलेबल है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Reminiscing nostalgically means thinking fondly of the past. किसी पुरानी चीज़ों को याद करना, उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि जो उनके एल्डर्स हैं, जो उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आज भी वो पुराने समय को याद करते हैं और वो याद करते कि कैसे पोर्टुगीज़ के टाइम पे कितना ज़्यादा फेमस था ब्रेड, और ब्रेड इतना ज़्यादा डिलीशियस हुए करते थे कि आज भी वो पोर्टुगीज़ टाइम को याद करते हैं कि उस टाइम पे ब्रेड कितनी फेमस हुआ करती थी। सो आई टोल्ड यू बिफोर कि उस टाइम पहले गोवा पे पोर्टुगीज़ का राज था और उस टाइम पे बेकर जो ब्रेड बेक किया करते थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो आज भी राइटर के जो पुराने जो लोग हैं जो उस समय हुआ करते थे वो अभी भी पोर्टुगीज़ के समय को याद करते हैं कि किस तरह से पहले ब्रेड फेमस हुआ करती थी। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there. Loaves का मतलब ब्रेड ही होता है। तो जो पोर्टुगीज़ के टाइम पे जो पोर्टुगीज़ थे वो तो चले गए हैं, पर जो उनको बनाते हैं, मेकर्स जो ब्रेड को बनाते हैं, आज भी वो गोवा के विलेजेस में पाए जाते हैं। We still have amongst us the mixers, molders and those who bake the loaves. राइटर कहते हैं कि आज भी जो पुराने समय की जो मिक्सचर हुआ करती थी, जिससे कि आटे को जो फ्लावर होता था उससे मिक्स किया जाता था, आज भी मिक्सर्स गोवा के विलेजेस में पाए जाते हैं जो पोर्टुगीज़ के टाइम पे थे। मोल्डर्स जो ब्रेड को शेप देते हैं वो भी आज अभी भी गोवा के विलेजेस में प्रेजेंट है, और जो ब्रेड्स को बेक करते हैं वो भी गोवा के विलेजेस में आज भी पाए जाते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. आज भी जो पुराने टाइम की जो भट्टी जो होती है जिसमें आग लगाई जाती है और ब्रेड को बेक किया जाता है, तो आज भी पुराने समय की फर्नेसेस है। इतना समय होने के बावजूद भी वो फर्नेसेस काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है। तो आज भी उसमें फर्नेसेस में आग लगाई जाती है और ब्रेड को
बेक किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो भट्टी है फर्नेस, उसमें आज भी गोवा के कुछ विलेजेस में ये मेथड यूज़ की जाती है और इसमें जो ब्रेड्स होती है उसे बेक किया जाता है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आज भी जो बेकर्स जो होते हैं वो आज भी उनकी जो आवाज़ होती है वो अपने बाम्बू स्टिक से बजाते हैं और सुबह सुबह वो अनाउंस करते हैं। हेरल्ड का मतलब होता है अनाउंस करना। आज भी सुबह सुबह उनकी आवाज़ आती है जिससे पता चल जाता है कि बेकर आया है बेचने के लिए। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa। भले ही जो बेकर के जो फादर फॉरफादर्स अगर ना हो तो उनके जो सन है वो बिज़नेस को कैरी करते हैं। मतलब कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन जो आती है वो इस बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चलाते हैं। और आज भी गोवा के विलेजेस में, गोवा में जो बेकर्स होते हैं उन्हें पैडर कहा जाता है। पैडर इज़ अ पोर्टुगीज़ वर्ड। पोर्टुगीज़ की लैंग्वेज में बेकर को पैडर कहा जाता है। तो आज भी गोवा में जो बेकर्स हैं उन्हें पैडर कहा जाता है। गोवा में इस तरह से कुछ जो बेकर्स होते हैं वो इस तरह से आते हैं। उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती है और एक बास्केट है वो हैंग की गई होती है। तो इन्हें गोवा में पैडर कहा जाता है जो ब्रेड बेचने के लिए स्ट्रीट्स में जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once when he sat out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Why was it for the love of the loaf? Not at all. अब राइटर कहते हैं कि राइटर का जब बचपन था, बचपन का जो समय था गोवा में, तो गोवा के जब उसके बचपन के समय में क्या होता था कि जो बेकर हुआ करते थे वो बच्चों के और सबके फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। और जो राइटर है वो याद करते हैं कि जो बेकर है वो दिन में 2 बार आता था। एक बार जब सुबह वो ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलता था और दूसरी बार जब वो सारी जो ब्रेड्स होती थी वो बेचकर उसका जो बड़ा सा बास्केट हुआ करता था वो खाली हो जाता था। तो रिटर्न में जब वो आता था तो दिन में 2 बार बेकर्स को वो देखा करता था, जब वो सुबह मॉर्निंग में बेचने जाते थे ब्रेड्स को और दूसरी बार जब वो रिटर्न हुआ करते थे सारे ब्रेड्स को बेचकर। और सुबह सुबह वो हम जब सो रहे होते हैं तो जो जिंगलिंग थर्ड होता है, मतलब कि जो बेकर जो है वो अपनी बाम्बू की स्टिक से आवाज़ करता था, उस आवाज़ से हम पहचान जाते थे कि हम बेकर आ गया है और उसकी वजह से हम जल्दी से उठ जाते थे और भागकर उसे ग्रीट किया करते थे। ऐसा हम क्यों करते थे? क्या हमें लोफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब हमें ब्रेड्स बहुत ज़्यादा पसंद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। पास्किन एंड बास्टीन वो भी एक पोर्टुगीज़ लैंग्वेज का वर्ड है। पास्किन और बास्टीन का मतलब होता है मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर पे जो काम करने वाली होती है वो। तो राइटर कहते हैं कि हमें ब्रेड से प्यार नहीं था, इसलिए हम बेकर के पास फटाफट उठकर नहीं जाते थे। जो ब्रेड्स जो लोव्स हुआ करती थी वो तो हमारी जो घर की मेड सर्वेंट होती थी वो लेती थी। What we launched for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. राइटर कहते हैं कि जो जिस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे, वो क्यों बेकर के पास जाते थे, क्योंकि बेकर के पास में ब्रेड बैंगल्स होती थी। ब्रेड मतलब कि जो ब्रेड होती थी वो बैंगल की शेप में हुआ करती थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ताकि उन्हें वो अपने हिसाब से चूज़ कर सके। और वो जो ब्रेड की जो बैंगल्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट ब्रेड हुआ करती थी।
तो ब्रेड बैंगल्स से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ताकि वो वहाँ पर जाकर देख सके कि ब्रेड बैंगल्स अलग अलग तरह की है और उसे चूज़ कर सके, इसलिए वो बेकर के पास दौड़ते हुए जाते थे। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. जब बेकर आता था तो वो अपनी बैम्बू स्टाफ से, बैम्बू स्टाफ इज, स्टाफ का मतलब होता है स्टिक, तो जब भी बेकर आता था तो वो अपनी जो बैम्बू यानी जो लकड़ी की जो स्टिक होती थी उससे जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस करता था, आवाज़ करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। जो उसकी जो बास्केट होती थी वो सिर पे होती थी और जो उसकी बैम्बू स्टिक थी वो उसके हाथ में होती थी, जिसकी वजह से वो बैम्बू की स्टिक से साउंड प्रोड्यूस करता था और पता चल जाता था लोगों को कि बेकर जो है वो ब्रेड बेचने आया है। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. जो बेकर है वो आता था और जो घर की लेडीज़ होती थी उन्हें ग्रीट करता था जैसे कि गुड मॉर्निंग कहकर, और फिर वो अपना जो बास्केट है वो वर्टिकल बाम्बू पे रखता था और जो हम बच्चे हैं उन्हें धक्का मार कर साइड में कर दिया जाता था। रिबुक का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग। हम बच्चों को डांट कर हमें साइड में कर दिया जाता था और जो ब्रेड्स है वो सर्वेंट जो होती है काम वाली उन्हें डिलीवर कर देते थे, बेकर्स। बट वी वुड नॉट गिव अप. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. अब जो राइटर है वो कहते हैं कि हम बच्चे भी कम नहीं थे, हम कभी भी गिव अप नहीं करते थे। हम क्या करते थे, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या तो फिर पैरापेट। पैरापेट क्या होती है, जो घर के बाहर जो वॉल होती है, बाउंड्री वॉल, वो नॉर्मली जो होती है वो कम हाइट में होती है तो तुम इजीली क्लाइंब करके ऊपर चढ़ सकते हो। तो बच्चे क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे हम बच्चे, या फिर जो घर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती थी उस पर चढ़ जाते थे और जो बेकर की जो बास्केट होती थी उसमें पिप करते थे, मतलब झांकते थे। और राइटर कहते कि अभी भी उन्हें याद है कि किस तरह से जो ब्रेड होती है उसमें से बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आया करती थी। लोस फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो रेक्टेंगल और नॉर्मली स्क्वायर शेप में होती थी ब्रेड्स वो बड़े लोगों के लिए होती थी और हम बच्चों के लिए जो ब्रेड होती थी वो बैंगल के शेप में हुआ करती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hotty could wash and clean up everything so nicely after all. अब जो राइटर है वो कहते हैं कि इवन जब हमें ब्रेड खानी होती है तो हमें ये भी याद नहीं आता था कि हमें दांतों को ब्रश करना है और हमारे मुंह को वॉश करना है, माउथ को वॉश करना है अच्छे से। और क्यों करना है, क्यों ब्रश करना है, क्यों हमारे माउथ को वॉश करने की ज़रूरत है? कौन इतना ट्रबल करे कि मैंगो की जो लीफ है, मतलब जो मैंगो ट्री हुआ करता था वहाँ पर से वो टहनियाँ तोड़ते थे और टहनियाँ तोड़कर उसमें से जो पत्ते हैं वो निकाल कर वो टहनियों को वो एज अ टूथब्रश यूज़ करते थे और उससे ही ब्रश किया करते थे। पुराने समय में जो टहनियाँ होती थी, नीम की टहनियाँ, ये जो मैंगो की ट्री की जो टहनियाँ हैं उससे लोग ब्रश किया करते थे। तो राइटर कहते हैं कि कौन इतना ट्रबल करे, कौन इतनी परेशानी ले कि मैंगो की ट्री पर जाओ, टहनियाँ तोड़ो, टहनियों में से पत्तियाँ निकालो और फिर ब्रश करो। तो बोले ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर जो टाइगर होता है, टाइगर भी तो कभी ब्रश नहीं करता अपने दांतों को। सिर्फ क्या करो, एक गरम गरम चाय पी लो और तुम्हारा जो मुंह है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. गोवा की विलेजेस, गोवा में जो ब्रेड थी वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि मैरिज गिफ्ट्स, मैरिज में जो शादी होती थी उसमें अगर आप गिफ्ट दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर शादी में स्वीट ब्रेड होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि शादियों में
ब्रेड्स होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसे बॉल कहा जाता था और कहा जाता है कि कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी फेस्ट हो, मतलब कि बहुत ही बड़ा खाना हो, दावत हो, तो उसमें ब्रेड कंपलसरी थी। अगर ब्रेड नहीं हो तो पार्टी में मज़ा नहीं आता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इससे पता ही चल जाता है कि गोवा के विलेजेस में बेकर का क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ब्रेड का और बेकर का गोवा के विलेजेस में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर गोवा के विलेजेस में किसी की बेटी की शादी है या एंगेजमेंट हो रही है, डॉटर की एंगेजमेंट हो रही है, तो जो घर की लेडी है वो सैंडविचेस तो ज़रूर ही प्रिपेयर करती है, बनाती है। केक्स एंड वॉलिहान्स आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. बॉलीहांस का मतलब होता है जो गोवा में जो कोकोनट की कुकीज़ होती है, गोवा में जो कोकोनट कुकीज़ होती है उसे बॉलीहांस कहा जाता है। ये भी एक पोर्टुगीज़ वर्ड है। तो अगर क्रिसमस है या फिर कोई फेस्टिवल है गोवा के विलेजेस में, तो उसमें केक्स एंड बॉलीहांस मतलब कि गोवा की जो कोकोनट कुकीज़ है, ये दोनों कंपलसरी होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि गोवा में जो बेकरी है, गोवा के जो विलेजेस है उसमें जो बेकरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he dressed like a padder. गोवा में जो पुराने समय में जो उनका ड्रेसिंग सेंस था बेकर का, और जो ब्रेड सेलर है मतलब जो ब्रेड बेचने वाले थे, उन ड्रेस को कबाई कहा जाता था। उनकी ड्रेस कैसे हुआ करती थी, एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटन के नीचे तक पहुंचती थी। इस पिक्चर में यू कैन सी कबाई ड्रेस, जो एक लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो नीज के नीचे तक पहुंचती थी। और पुराने समय में इस तरह की कबाई ड्रेस हुआ करती थी। पर जब राइटर का बचपन था तो राइटर क्या देखते थे कि जो बेकर्स हुआ करते थे उनके टाइम पे वो शर्ट पहनते थे, और जो उनका ट्राउज़र हुआ करता था, मतलब जो नीचे का जो ट्राउज़र लोअर पीस होता है, जो ट्राउज़र हुआ करता था वो नीज के नीचे तक यानी घुटन के नीचे तक था। मतलब कि ना ही वो शॉर्ट था ना ही वो पूरी फुल लेंथ में था, वो 3/4 साइज़ में था। तो वो काइंड ऑफ कैपरी, तो उनका जो ट्राउज़र था वो घुटन के नीचे तक पहुंचता था। आज भी अगर गोवा के कोई भी विलेजेस में हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटन के नीचे तक है, तो इसका मतलब है कि वो पैडर है, मतलब कि बेकर है जो ब्रेड सेल करने आया है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. जो बेकर हुआ करते थे उनकी जो इनकम हुआ करती थी वो काइंड ऑफ फिक्स थी कि वो रेगुलर डिलीवरी करते थे। बेकर महीने के एंड में अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे और लोगों से पैसे लेते थे। मंथली अकाउंट रिकॉर्ड करते थे, वो महीने का एक अकाउंट रिकॉर्ड करते थे और एक दीवार होती थी उस पर पेंसिल से लिख दिया करते थे ताकि वो भूल ना जाए, और फिर वो पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने समय में जो बेकिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा था। बेकर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कमाते थे और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे रहना। तो जो बेकर और उसकी जो फैमिली हुआ करती थी वो कभी भी भूखी नहीं रहती थी, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस.
बेकर और उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स से जो काम करने वाले हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा खुश दिखाई देते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, मतलब उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। Their plum physics was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker. प्लम फिजिक का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी यानी कि मोटा। ओपन टेस्टिमोनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और अ क्वालिटी, यानी कि एक तरीके से प्रूफ देना, एविडेंस देना। तो जो बेकर्स हुआ करते थे, जो उनके फिजिक्स थी, उनका जो अपीयरेंस था, दिखाव था, वो थोड़े मोटे हुआ करते थे बेकर्स। और आज भी मतलब जो उनकी जो पर्सनालिटी है, अपीयरेंस है, वो जैक फ्रूट से कंपेयर किया गया है। जैक फ्रूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि ये बेकर है, और उनके अपीयरेंस ही पता चल जाता है, उनका दिखाव से ही पता चल जाता है कि वो कितने खुश हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस पिक्चर में जैक फ्रूट है, ये जैक फ्रूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और जैक फ्रूट को कंपेयर किया गया है गोवा के विलेजेस के बेकर के साथ में, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, फैट हुआ करते थे, और उनके अपीयरेंस से पता चल जाता है गोवा के विलेजेस में कि ये शायद बेकर हो सकते हैं, और इनकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी है। सो विद दिस विल एंड दिस चैप्टर। होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।